अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 जौहरी रिएक्टर्स को बंद कर दिया, जो एक अहद का खात्मा करार दिया जा रहा है। यूक्रेन और रूस के जंग के बाद खुराक की कीमतों में ड्रामाई तौर पर इजाफा, जिसके नतीजे में दरआमदी अशिया पर इन्हसार करने वाले ममालिक गज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने ममलिकत और दुनिया भर में क्रिकेट के लिए मुस्बत किरदार अदा करने का इरादा किया जाहिर। सऊदी अरब में ताइफ म्यूनसिपलिटी ने अल नसीम इलाके में वाक़े किंग अब्दुल्ला पार्क में 500 से ज़्यादा सफाई कारकुनों के लिए अफ्तार दस्तरखान सजाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महकमे ट्रैफिक ने ईद उल फित्र के तातीलात से कबल आगाही मुहिम का किया आगाज़। सऊदी अरब में लाइब्रेरी और सकाफती उमूर की एजेंसी ने मस्जिद अल हराम की लाइब्रेरी में नायाब कलमी नुस्खों की नुमाइश का किया एहतमाम। सिर्फ अदालत ही मुजरिमों को सज़ा दे सकती है, यह हक़ किसी भी रहनुमा या हुकूमत या फ़र्द को नहीं दिया जा सकता, खरगे का बयान। अब खबरें तफसील से। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 जौहरी रिएक्टर्स को बंद कर दिया, जो एक अहद का खात्मा करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की खबरनासा इदारे के मुताबिक जर्मनी ने एक ऐसे वक्त में जौहरी रिएक्टर्स को बंद किया है जब वो यूक्रेन जंग के बाद पैदा होने वाली तवानाई के बहरान से संभलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में तवानाई के बहरान से सबसे ज़्यादा यूरोप मुतासिर हुआ है, जिसका इन्हसार रूसी गैस की सप्लाई पर रहा है। कई मगरबी ममालिक तेल गैस पर इन्हसार और जहरीली गैसों के अखराज को कम करने के लिए जौहरी तवानाई में सरमायाकारी कर रहे हैं। जर्मनी अपनी जौहरी अहद का खात्मा कर चुका है। RWE एनर्जी फर्म ने शनिचर को आधी रात के फौरी बाद एक बयान में इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि 3 रिएक्टर्स बिजली के गढ़ से मुनाकिद हो चुके हैं और ये एक अहद का खात्मा है। जर्मनी को यूरोप की सबसे बड़ी माशियत समझा जाता है, जो सन 2002 से जौहरी रिएक्टर्स की तवानाई की पैदावार को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। जापान में फुकुशिमा की जौहरी हादसे के बाद सन 2011 में साबिक जर्मन चांसलर अंजेलिया ने इस मरहले को तेज़ कर दिया था। जर्मनी में जौहरी प्लांट्स को बंद करने का नारा मकबूल रहा है और इसके लिए एंटी न्यूक्लियर तहरीक चलाई गई। जर्मन शहरी सर्द जंग के तनाज़े और यूक्रेन में चेरनोबिल हादसे से फैलने वाली एटमी तबाही के खौफ का शिकार रहे हैं। जर्मन वज़ीर माहौलियत ने रबा हफ्ते जापान में G7 ममालिक के वज़रा के इजलास से कबल जापान के इस बदकिस्मत इलाके का दौरा किया, जहाँ एटमी प्लांट से ताबकारी में फैली हुई थी। उन्होंने कहा कि जौहरी तवानाई के हुसूल में ये एक ऐसे ख़तरात हैं जिनको रोकना मुमकिन नहीं है। एटमी प्लांट्स की बंदिश के मौके पर जर्मन के कई शहरों में इसके मुखालिफ मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मूडीज़ की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन और रूस जंग के बाद खुराक की कीमतों में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में दरआमदी अशिया पर इन्हसार करने वाली ममालिक गज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक मूडीज़ की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मोबिक, रवांडा, ज़ाम्बिया और इथियोपिया जैसे ममालिक गज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबसे ज़्यादा शिकार हैं। जोग्राफिया, सियासी तनाज़ात, ज़री पैदावार, ज़री सामान और इनपुट की तजारती बहाव में खलल गज़ाई कमी का अहम मुतहर्रिक है। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ मुआशी और समाजी पहलुओं पर बहुत ज़्यादा असरानंदाज होता है, जिससे गज़ाई अशिया की फराहमी में कमी आती है और इसके मनफी असरात तालीम और दीगर अखराजात पर पड़ते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि खुराक की कमी और इसकी ज़्यादा कीमती कम आमदनी वाले घरानों को सेहत और तालीम से पैसे निकाल कर खुराक की तरफ लाने पर मजबूर कर सकती है, जिससे आगे जाकर मज़ीद मसाइल जन्म लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की अशिया की कमी से बीमारियों में भी इजाफा होता है, जबकि तालीम का सिलसिला मुतासिर होता है। इसी तरह इंसान के कामकाज की सलाहियत में भी कमी आती है। अफ्रीकी यूनियन कमीशन की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ाई अजनास की कमी की वजह से तकरीबन 21 अफ्रीकी मईशतें सालाना मजमूई तौर पर घरेलू पैदावार का 1.9% से 16.5% तक खो देती है। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने ममलिकत और दुनिया भर में क्रिकेट के लिए मुस्बत किरदार अदा करने का इरादा जाहिर किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसका मकसद क्रिकेट की तरक्की के लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मौक़े तलाश करना है।
सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने एक बयान में कहा है कि इसकी तवज्जो निचली सतह पर एक मजबूत प्रोग्राम बनाने पर मज़कूर है ताकि शराकत में इजाफा हो और एक आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके जो मुल्क को मुस्तकबिल में मार्की इवेंट्स की मेज़बानी करने के काबिल बनाए। सऊदी अरब फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशअल अल सऊद ने कहा कि हम सऊदी अरब और उसके बाहर क्रिकेट की इस्तादाद के बारे में पुरजोश हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो क्रिकेट को बुलंद करने और खिलाड़ियों के अगली नस्ल को मुतासिर करने और अपने इर्द गिर्द की दुनिया में एक मुस्बत असर पैदा करने में मदद करता है। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन का मज़ीद कहना था कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क़यास आराइयाँ और तमाम फ़रीक़ैन की दिलचस्पी को समझते और उनकी तारीफ़ करते हुए सऊद बिन मशअल अल सऊद ने कहा कि हम अपने सफ़र को शफाफ अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे हर फैसले को क्रिकेट कम्युनिटी की बेहतरीन मफादात के साथ आगे बढ़ाती है। हम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और शराकतदारों के साथ मिलकर क्रिकेट इकोसिस्टम तैयार करने के लिए बेचैन हैं जिससे हर कोई लुत्फ़ अंदोज़ होगा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन क्रिकेट की तवील मुद्दती तरक्की और कामयाबी के लिए वक्फ है और आने वाले महीनों में अपने हिकमत अमली के बारे में मज़ीद मालूमात का इश्तराक करने के मुंतज़िर है। सऊदी अरब में ताइफ म्यूनसिपलिटी ने अल नसीम इलाके में वाक़ किंग अब्दुल्ला पार्क में 500 से ज़्यादा सफाई कारकुनों के लिए अफ्तार दस्तरखान सजाया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफ्तार प्रोग्राम में ताइफ के कमिश्नर शहजादा सऊद बिन निहार, मेयर इंजीनियर नासिर अल रहीली और सरकारी इदारों के मुदीर शरीक हुए। अल-उन फलाही अंजुमन अवामी शराकत और ताउन से ये काम किया गया। ताइफ के मेयर नासिर अल रहीली ने कहा कि सफाई कारकुनों ताइफ शहर इनके मोहल्लों और मज़ाफ़ात को साफ़ सुथरा रखने में काबिल कदर किरदार अदा कर रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में उनका अहम किरदार है। नासिर अल रहीली ने कहा कि सफाई कारकुनों की मशकूर है जो साल भर उमूमन और रमज़ान में खुसूसी ताइफ शहर, इसके बाशिंदों और यहाँ सेहत के लिए आने वालों की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपलिटी ने कारकुनों के लिए इज्तिमाई अफ्तार का प्रोग्राम इंसानियत नवाज इनिशिएटिव के तौर पर किया है। कारकुनों ने इज्तिमाई अफ्तार प्रोग्राम के एहतमाम पर शहजादा सऊद बिन निहार, ताइफ के मेयर और दीगर तमाम ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अफ्तार पार्टी में शहर के मायदीन और आला ओहदेदारों की शिरकत से हमारे हौसले बुलंद हुए। ये सऊदी मुआशरे की इंसानियत नवाजी की रोशन मिसाल है। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि साल की दीगर दिनों के मुकाबले में तातीलात के दौरान ट्रैफिक हादसे में 15% इजाफा हो जाता है। अक्कास के मुताबिक महकमे ट्रैफिक ने ईद उल फितर के तातीलात से कबल आहगी मुहिम का आगाज़ किया है। महकमे ट्रैफिक का कहना है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की वो ड्राइवर हो या गाड़ी में बैठने वाले अफराद हिफाजती बेल्ट की पाबंदी करे, मुकर्ररा रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी तेज़ न चलाएं, जबकि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न किया जाए। महकमे ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ी में बच्चों की सलामती के खातिर खुसूसी सीट्स इस्तेमाल किए जाएँ। शहरों पर सफ़र से कबल गाड़ियों की टायरों का मतलूबा मयार यकीनी बनाएं और शदीद थकावट या नींद आने की सूरत में गाड़ी हरगिज़ न चलाएं। सऊदी अरब में लाइब्रेरी और सकाफती उमूर की एजेंसी ने मस्जिद अल हराम की लाइब्रेरी में नायाब कलमी नुस्खों की नुमाइश का एहतमाम किया है। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया की वेबसाइट के मुताबिक नुमाइश में मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के कलमी नुस्खों का इंतखाब सजाया गया है। नुमाइश में विजिटर को किताबों की इर्तका की कहानी से मुतारिफ करवाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ज़माना था जब कागज़ पर हाथ से किताबें लिखी जाती थी, फिर किताबों के इशाअत का सिलसिला शुरू हुआ, इसके बाद जदीद प्रिंटिंग का दौर शुरू हुआ और अब डिजिटल किताबों का दौर है। हर ज़माने में किताबों की इशाअत के मुख्तलिफ तरीक़ों से हुई, तहम कुतुब बीनी का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। इंतज़ामिया में लाइब्रेरियों और सकाफती उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर अहमद नुमाइश की निगरानी कर रहे हैं। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को हफ्ते की देर रात कत्ल करने वाले तीनों डकैती के केस में कई बार जेल भी जा चुके हैं। पुलिस ने इनकी शनाख्त सन्नी, अरुण और लवलेश के तौर पर की है। अब तक की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि अतीक अशरफ को कत्ल करने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, जबकि अरुण मोरिया हमीरपुर का रहने वाला है। तीसरा मुलजिम सन्नी कासगंज का रहने वाला है। तीनों शूटर अतीक को कत्ल करके डॉन बनना चाहते थे। तीनों ने अपने घर वालों से रिश्ता ख़त्म कर दिया था। अतीक और असद को कत्ल करने वाला शूटर लवलेश बांदा शहर के कोतवाली
का रहने वाला है। उसके रिश्तेदारों के मुताबिक लुकेश का उसके घर से कोई रिश्ता नहीं बचा था। वालिद ने बताया कि लुकेश ने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर है। वो मुंशियात का आदी है और कई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। उन्होंने बताया कि लुकेश एक हफ्ता कबल घर आया था, उसके बाद वो नजर नहीं आया। हफ्ते की रात जब उन्होंने टीवी पर अतीक अहमद का कत्ल देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके बेटे ने ही अतीक को गोली मारी थी। सन्नी सिंह हेमूरपुर का रहायशी बताया गया है। अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारने वाला दूसरा शूटर का नाम सन्नी सिंह है और वो हमीरपुर का रहने वाला है। शूटर सन्नी के भाई पिंटू सिंह ने बताया कि सन्नी कुछ नहीं करता था, वो उसके खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है। सन्नी के 3 भाई थे जिनमें से एक की मौत हो गई है। पिछले कई सालों से सन्नी इसी तरह घूमता फिरता था और फजूल काम करता था। सन्नी के भाई ने उससे अलग रहते थे, वो बचपन में ही घर से भाग गया था। तीसरा मुलजिम अरुण मोरिया है जो कासगंज के सोरून थाने इलाके के तहत गांव भगीला पख्ता का रहने वाला है। अरुण के वालिद का नाम हीरा लाल है। जराये के मुताबिक अरुण उर्फ कालिया गुज़िश्ता 6 साल से बाहर रहता था। वो JRP स्टेशन के एक पुलिस एहलकार को कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। अरुण के वालिदैन का 15 साल कबल इंतकाल हो गया था। जराये के मुताबिक पुलिस को पूछताछ के दौरान तीनों हमलावरों ने बताया कि उनकी जेल में ही एक दूसरे से दोस्ती हुई थी। तीनों अतीक और अशरफ को कत्ल करके डॉन बनना चाहते थे। अतीक पर हमला करने वालों का ख्याल है कि छोटे जुर्म में जेल जाने से शोहरत नहीं मिल सकती, इसलिए वो कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे। इस दौरान से मालूम हुआ कि अतीक और अशरफ को पुलिस हिरासत में अस्पताल ले जा रहा है। तीनों ने बड़ा नाम कमाने के मकसद से कत्ल की साजिश की और जुमा को हमले से कबल अस्पताल पहुंचने के बाद प्लानिंग की थी। इसके बाद हफ्ते को तीनों ने मीडिया एहलकारों के सामने ही अतीक और अशरफ को गोली मारकर कत्ल कर दिया। तो अभी प्रयागराज के अस्पताल पहुंचे। कल भी जो है जहां पर मेडिकल के लिए देखिए कुछ कहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे आप? दादा कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे? आज आप लोग जनाजा हुआ था, जो आप लोग वहाँ गए थे कि नहीं? आज जनाजे में आप लोग गए थे कि नहीं? क्या कहना आप? तुम आईडी हम दे देंगे, तुम नहीं गए। मेन बात ये है राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने गुंडों और माफियाओं को वाज़ेह वार्निंग दी है। उन्होंने रियासत के माफियाओं को इंतबाह देते हुए कहा है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, वरना उनका भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ है। इतवार को यानी आज राजस्थान पुलिस की यौम तासीन के तकरीब के मौके पर वजीर आला गहलोत ने राजस्थान पुलिस एकेडमी के स्टेट से कहा कि बदमाशों को खुद सुपुर्दगी करनी चाहिए, वरना उसके नताइज बहुत बुरे होंगे और उन लोगों के मनसूबे खाक में मिल जाएंगे। साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि राजस्थान पुलिस न झुकने के उसूल पर कार्रवाई कर रही है। गुज़िश्ता 2 माह में शानदार कार्रवाई की है। पुलिस वालों को ये भी जानना चाहिए कि आवाम सब कुछ जानती है, वर्दी को बेदाग रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रियासत में बदमाशों के खिलाफ मुहिम कामयाब रही है, आइंदा भी ऐसे मुहिम जारी रहेंगी। जुराइम में 10% कमी आई है। पहले वो लोग जिनका दिन जुराइम से शुरू होता था, आज वो हाथ जोड़कर पुलिस और आवाम से माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। CM गहलोत ने कहा कि माफियाओं और गुंडों को खबरदार किया कि वो पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी करें, वरना उनका वही हाल होगा जो बाकियों का हो रहा है। राजस्थान पुलिस का नारा आम लोगों पर भरोसा और मुजरिमों में खौफ सच होता नजर आ रहा है। दूसरे इलाकों की तरह राजस्थान पुलिस में भी कई इख्तराआत हो रही हैं, जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को मिल रहा है। पुलिस स्टेशन में आने वाली शिकायत कुनिंदगान को बताया जाएगा कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा और उनकी बातों को पूरी संजीदगी के साथ सुना जाएगा। दीगर रियासतों में राजस्थान पुलिस की इख्तराआत का चर्चा है। ये सबका काम है। पुलिसवासी अगर संकल्प कर लें कि हमें आगे बढ़ना है, वही बातें इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर कोई सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे दे अपने प्रदेश के अंदर, स्वास्थ्य अच्छा रहे हर व्यक्ति का और शिक्षित हो जाए, तो बाकी काम जो है पानी के, बिजली के, सड़कों के और इरिगेशन के कोई काम हो, वो स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा। अगर मानव संसाधन आपके पास में शानदार है, आज हम विदेश में भेज दिए 500 बच्चों को, जो लोग
अफोर्ड नहीं कर सकते विदेश जाना। अभी हमने पहले 200 बच्चे थे, अब 500 कर दिए। क्यों भेज रहे हैं? क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि हमारे बच्चे जाएंगे अभी विदेश में, आने जाने का खर्चा दे रहे हैं हम लोग, रहने का खर्चा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं। 2-3 कैटेगरी बनाई है। आने वाले वर्ष के अंदर जैसे अंग्रेजी स्कूल खोली, इंग्लिश स्कूल, 10-15 साल बाद देखेंगे आप कि फ्राइडे वाले इंग्लिश बोलेंगे। अभी बता देते हैं आपको। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, अगर 65 साल तक ओपीएस रहा, लगभग 2004 तक रहा था, तो अगर तब तक रहा ओपीएस, तब भी देश ने प्रगति करी। हम कहते हैं यार सुई नहीं बनती थी, यार क्या नहीं बनता है साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों में, और उनको ओपीएस मिला है। तो आज क्या कारण है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते उन कर्मचारियों के लिए जो 35 साल लगभग सर्विस करता है, जो सपना देखता है मैं ओल्ड हो जाऊंगा, बूढ़ापे के अंदर मेरा क्या होगा, क्या उनको शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करवाएं, म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करवाएं? उस वक्त शेयर मार्केट क्या रहेगा? अभी अडानी जी वाले शेयर मार्केट में धड़ाम आ गए एकदम, क्या करें हम लोग? आप बताइए मुझे, अगर आप उस पर डिपेंड कैसे कर सकते हैं? गारंटी मिलती है कि भाई मैं जिंदगी में 35 साल के बाद में जब 60 का होऊंगा, तब मुझे कम से कम मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ सिक्योर है, मेरी पत्नी की, मेरे पूरे परिवार की। तभी तो वो प्रतिबद्ध होकर काम कर पाएगा। आप सोचिएगा, मैंने मोदी जी को भी कहा, हम लोग एक टेबल बैठे थे खाने की टेबल राष्ट्रपति भवन में, मैंने कहा मोदी जी आप एग्जाम ही करवाओ ना। कुछ मैंने एग्जाम ही करवा लिया जब मैं मुख्यमंत्री था। और वहाँ पे हिमाचल के सीएम बैठे थे, आसाम के सीएम बैठे थे, आंध्र प्रदेश के सीएम बैठे थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे। मेरी बात को उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एग्जाम ही करवा लिया। हिमाचल के सीएम ने कहा मेरे सामने, साहब ये मेरा नाम लेके साहब इन्होंने ऐसा काम कर दिया ओपीएस का, कि मेरे पीछे पड़ गए हिमाचल वाले लोग, कर्मचारी। तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। और आपने देखा कि बाद में चुनाव आए, तब भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। गई थी टीम वहाँ पे बीजेपी वालों की दिल्ली, बात करने से मना कर दिया हाईकमान ने। देख लीजिए वहाँ हिमाचल में क्या हुआ। कर्नाटक के साबिक वजीर आला जगदीश शेट्टर ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। 10 मई को होने वाले कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के लिए टिकट नहीं मिलने पर इतवार को बीजेपी से अपने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली इलेक्शन यकीनी तौर पर लड़ेंगे। जगदीश शेट्टर ने पार्टी में अपने ताउन और रियासत में उनकी जानिब से संभाली गई इंतहाई अहम ओहदों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे जलील किया गया उससे मैं अफसरदा हूँ। मैंने सोचा कि मुझे उन्हें चैलेंज देना चाहिए, इसलिए मैं अलहदा इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया और मैं लड़ूंगा। जगदीश ने मज़ीद कहा कि आखिरकार इस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दूंगा जो मैंने रियासत में बनाई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ख़िलाफ़ मनसूबाबंद साजिश रची गई है। बीजेपी के कदर आवर लीडर साबिक वज़ीर आला जगदीश ने हुबली सेंट्रल सीट से कई मरतबा एमएलए रह चुके हैं। इस मरतबा उन्हें बीजेपी ने अब तक टिकट नहीं दिया है। शेट्टर ने पहली बगावती सुर बुलंद किए थे और हाल ही में यहां से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया था। इस ज़िले में अभी 7 में से 5 सीटें बीजेपी के पास है और 2 कांग्रेस के पास है। बीजेपी लीडर प्रहलाद जोशी की हुबली धरावा पार्लिमानी सीट में हावेरी ज़िले की शिगांव से सीट भी आती है। यहाँ से रियासत के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई फिर से बीजेपी की टिकट पर इंतखाबी मैदान में हैं। ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ।
ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈಗ ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು he will definitely contest, but the contest of it, whether he will contest as an independent or join a party, is something that he will decide depending upon the feedback that he gets from his followers. ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹುದ್ದೆನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಒಂದೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಡ, ಮಂತ್ರಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ position, I didn't ask for ministry or any other position. All I asked is a ticket to work as a MLA. ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು. उत्तर प्रदेश में कल रात हुए अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर हमले और उनको गोली मारकर हत्या कर देने के बाद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने भी चुप्पी तोड़ी है। इन दोनों ने कहा है कि मुजरिम को सख्त सज़ा देना सिर्फ अदालत का काम है। अगर निज़ाम में गड़बड़ी हुई तो इससे इंतशार का माहौल पैदा हो गया है। खड़गे ने कहा कि जो कोई भी हमारी अदालती निज़ाम में सियासी मकसद के लिए मुदाखलत करता है ताकि समाज में किसी को डरवाया या धमकाया जा सके, वो मुजरिम के साथ सज़ा का भी शरीक है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए अदालतें मौजूद हैं कि किसी भी मुजरिम को सख्त तरीन सज़ा दी जाए। अमन व अमान के साथ खेलना ही इंतशार को जन्म देता है। इससे पहले वाड्रा ने कहा कि हमारे मुल्क का कानून के आइन में लिखा है कि ये कानून सबसे अहम है और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन ये मुल्क के कानून के तहत होना चाहिए। अदालती अमल के साथ खिलवाड़ करना या उसकी खिलाफ वर्जी करना हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। जो कोई भी ऐसा करता है या ऐसा करने वाले को तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसे भी जिम्मेदार ठहराया जाए और इस पर कानून का सख्ती से अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में निज़ाम, अदल और कानून की हुक्मरानी को बुलंद किया जाए, यह हम सब की कोशिशें होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयराम रमेश ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी सियासी मकसद के लिए कानून की हुक्मरानी और अदालती अमल की खिलाफ वर्जी करना या उसको ख़राब करना जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। जो भी ऐसा करे या करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उसे भी जिम्मेदार ठहराया जाए और इस पर कानून का सख्ती से अमल दरामद किया जाए। यह यकीनी बनाने के लिए हमारी इज्तिमाई कोशिशें होनी चाहिए कि अदालती निज़ाम और कानून की हुक्मरानी का हर वक्त एहतराम किया जाए। पर आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी कोई गंभीर मसला उठता है हमारे देश में, संसद के अंदर या संसद के बाहर, प्रधानमंत्री का एक ही जवाब है, चुप्पी। चीन पर चुप्पी, अडानी पर चुप्पी, काले कानून पर भी आपको याद होगा करीब 1 साल तक चुप्पी था। बाद में जब मजबूरी से उनको वो काले कानून वापस लेने पड़े, कृषि काले कानून, आपको याद होगा। तो ये चुप्पी तोड़ने का वक्त है। पर इस सरकार का सिद्धांत तो यही है, मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम चुप्पी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जर्मनी ने अपने आखिरी 3 जौहरी रिएक्टर्स को बंद कर दिया, जो एक अहद का खात्मा करार दिया जा रहा है।
यूक्रेन और रूस के जंग के बाद खुराक की कीमतों में ड्रामाई तौर पर इजाफा, जिसके नतीजे में दरआमदी अशिया पर इन्हसार करने वाले ममालिक गज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने ममलिकत और दुनिया भर में क्रिकेट के लिए मुस्बत किरदार अदा करने का इरादा किया जाहिर। सऊदी अरब में ताइफ म्यूनसिपलिटी ने अल नसीम इलाके में वाक़े किंग अब्दुल्ला पार्क में 500 से ज़्यादा सफाई कारकुनों के लिए अफ्तार दस्तरखान सजाया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महकमे ट्रैफिक ने ईद उल फित्र के तातीलात से कबल आगाही मुहिम का किया आगाज़। सऊदी अरब में लाइब्रेरी और सकाफती उमूर की एजेंसी ने मस्जिद अल हराम की लाइब्रेरी में नायाब कलमी नुस्खों की नुमाइश का किया एहतमाम। सिर्फ अदालत ही मुजरिमों को सज़ा दे सकती है, यह हक़ किसी भी रहनुमा या हुकूमत या फ़र्द को नहीं दिया जा सकता, खरगे का बयान। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827